हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले बात यूपी विधानसभा चुनाव का चीफ ऑब्जर्वर बनने के बाद सीएम भूपेश बघेल की बात करते हैं, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल ने योगी सरकार पर हमला शुरू कर दिया है। सीएम भूपेश ने यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों को कार से कुचलने के मामले में ट्वीट किया है और कुछ किसानों की मौत की खबर होने की जानकारी दी। उन्होंने योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि सत्ता में मधान किसानों की आवाज नहीं दबा पाएंगे। इधर छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल की चीफ ऑब्जर्वर बनने पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि असम और बिहार की तरह यूपी में भी भूपेश बघेल नाकाम साबित होंगे और यूपी का रिजल्ट तो सबको पता है। पूरे मामले में सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए बीजेपी और रमन सिंह पर जमकर हमला किया। सीएम ने कहा कि रमन सिंह प्रदेश में 15 साल मुख्यमंत्री रहे और आज बीजेपी उन्हें एक दावेदार भी नहीं मान रही। हाँ, छत्तीसगढ़ छोटा राज्य था, उसके क्षमता के हिसाब से तो उत्तर प्रदेश दिया गया है, तो उनकी क्षमता व्यापक हो गई है 2.5 साल में। हाँ, तो कई बार बने हैं, असम में तो देख लिया और इसका रिजल्ट तो दुनिया को मालूम है पहले से ही। कोई वजूद वहाँ कांग्रेस के भी नहीं है और जो जाने वाले हैं कोई ऐसे करस्माई नेता नहीं है कि वहाँ कोई रिजल्ट ला सके, और इसलिए मुझे लगता है कि केवल एक औपचारिकता है, औपचारिकता पूरी करके आएंगे। क्योंकि वो एक प्रदेश के 15 साल तक मुख्यमंत्री थे, इसलिए ऑनरेरी उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन जिम्मेदारी से मुक्त रखा गया। जबकि भूपेश बघेल जी को कभी बिहार की जिम्मेदारी दी गई, कभी इसके पहले लोकसभा में उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई, आसाम की जिम्मेदारी दी गई, गुजरात की जिम्मेदारी दी गई। भूपेश बघेल का एक कद राष्ट्रीय नेता के रूप में उठा है और अब उन्हें उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। हाल यहाँ मुख्यमंत्री है, 4 बार उसके चेहरे में चुनाव लड़े गए और अब पुरेंद्र जी कहती हैं कि वो हमारा चेहरा नहीं है, तो फिर रमन सिंह जी कहते मैं छोटा सा चेहरा हूँ, तो वही पुरेंद्र बोलती है कि वो भी नहीं है। तो इतना अपमान हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, ये तो ठीक। मुंगेली दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसान सम्मेलन कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने 215 करोड़ 88 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस दौरान सीएम ने मुंगेली जिले के जरहा गांव को तहसील बनाने की घोषणा की है। सीएम ने डिंडोरी में कोऑपरेटिव बैंक और मुंगेली शहर में कन्या महाविद्यालय, पथरिया में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार हितैषी सरकार है और यही वजह है कि सरकार किसानों के उत्पादन को न सिर्फ खरीद रही है बल्कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत उन्हें अतिरिक्त राशि भी प्रदान की जा रही। जरहा गांव में तहसील की घोषणा और मुंगेली में गर्ल्स कॉलेज नहीं है तो एक घोषणा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 दिनी बेमेतरा दौरे के दौरान आखिरी दिन जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है। साथ ही लायंस क्लब की ओर से भेंट की गई डायलिसिस यूनिट का शुभारंभ भी किया। वहीं जिला अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन लगाने की भी घोषणा की है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया गया है। वहीं हॉस्पिटल में मरीजों की बेहतर सुविधा के लिए लायंस क्लब बेमेतरा ने 13 लाख की डायलिसिस यूनिट भेंट की है। प्लांट की शुरुआत की, जो 50 बेड में इसको सप्लाई किया जा सकता है, 1 करोड़ 30 लाख की लागत से बनी है। दूसरा लायंस क्लब के द्वारा एक डायलिसिस यूनिट दिया गया जो 13 लाख की लागत है और इससे निश्चित रूप से यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि होगी। सिटी स्कैन की मांग उन्होंने की थी, उसके उपलब्ध राज्य से करवाएंगे। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेमेतरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। गोबर से बिजली बनाने वाली योजना को लेकर सीएम ने कहा कि अब गांव-गांव में बिजली बनाई जाएगी और साथ ही गौठान में तेल पेराई का काम भी किया जाएगा। इस दौरान सीएम के साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बंशी पटेल मौजूद रहे। जिले के डॉक्टर्स की कमी पर कहा कि सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है।
हमारे छत्तीसगढ़ में 7,000 लोगों के पीछे एक डॉक्टर है। इसे बढ़ाने के लिए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। इसके अलावा सीएम ने कहा कि शुगर मिल की जगह अब जिले में एथेनॉल प्लांट खुलेंगे। इसके अलावा सीएम ने कृषि कानूनों का विरोध करते हुए केंद्र सरकार को जमकर घेरा। इथेनॉल यदि हम बनाएंगे, इथेनॉल में अभी तक 5-6% ही भारत सरकार ही उसको पेट्रोलियम पदार्थों में मिला पाए हैं। 20% तक मिलाया जा सकता है। तो उसी प्रकार से हमारे पास 14% का खेप है, उसका लाभ लेते हुए इथेनॉल हम बनाएं तो उसका लाभ मिलेगा और इथेनॉल प्लांट के भी यहाँ शुरुआत हो जाएगी बहुत जल्दी। तो एक नहीं बल्कि 2 होगा। और प्रदेश में सीमेंट और रेत की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट कर कहा है, जैसे ही किसी राज्य में चुनाव नजदीक आते हैं कांग्रेस टैक्स लगाना शुरू कर देती है, कभी सीमेंट पर तो कभी रेत पर। रमन सिंह ने लिखा है कि जिम्मेदार तथाकथित दिल्ली पर्यटन में व्यस्त है और जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त है। इसी मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में सीमेंट की कालाबाजारी शुरू हो गई है। असम में जब चुनाव था तब ऐसी ही सीमेंट की कीमतें बढ़ी थी। अब यूपी का चुनाव है तो फिर से सीमेंट और रेत की कीमतें बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि रेत की कीमत तो 8,000 को पार कर गई। पूरे प्रदेश में कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने और सीमेंट संयंत्रों में कम उत्पादन से रेत सीमेंट की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। असम का चुनाव आया था, उस समय सीमेंट की ऐसी स्थिति बनी थी। आज रेती का भाव 8,000 के ऊपर, सीमेंट का भाव आप देख रहे हैं कि आसमान को छू रहे हैं और महंगाई के मार से लोग जूझ रहे हैं। सरकार को नियंत्रित करनी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार केवल कुर्सी दौड़ में लगी हुई है, कुर्सी बचाने में लगी हुई है। निश्चित तौर पर सीमेंट के दाम अभी बढ़े हैं। उसका कारण यह है कि जो डीजल के दाम है और पेट्रोल के दाम है वो बेतहाशा बढ़े हुए हैं। दिवंगत पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जुदेव के 13वीं कार्यक्रम पर बीजेपी नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, प्रदेश बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नबीन, धर्मलाल कौशिक, ब्रिजमोहन अग्रवाल, सरोज पांडे, अमर अग्रवाल, नंद कुमार साय, सांसद गोमती साय, पवन साय समेत कई दिग्गज नेता जशपुर पहुंचे और विजय विहार पैलेस जाकर युद्धवीर सिंह जुदेव के परिजन से मुलाकात की है। साथ ही उनके परिजनों को सांत्वना दी गई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने युद्धवीर के निधन को प्रदेश के लिए बड़ी क्षति बताया है। घर वापसी का चलाने के लिए पूरी ताकत के साथ जूझने वाला ऐसा जुझारू युद्धवीर का ना रहना बहुत बड़ी शून्यता देकर जा रहा है। और निश्चित रूप से हम सब न केवल परिजन बल्कि पूरा जसपुर क्षेत्र और पूरा छत्तीसगढ़ इस हमारे इस नवयुवक से सीधा जुड़ा हुआ था। रायपुर के गुड़ियारी में शुक्रवारी बाजार में नवकार ज्वेलर्स में सेंधमारी कर चोरों ने 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया है। चोरों ने बेहद शातिराना तरीके से वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में सराफा दुकान के बगल वाली दुकान के कारोबारी की छोटी सी गलती पड़ोसी कारोबारी को भारी पड़ गई। हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला ने मौके का जायजा लिया। किराएदार की जानकारी ना लेना एक व्यापारी को कितना भारी पड़ा है उसका आपको एक उदाहरण दिखा रहे हैं। पहले आपको बता दें कि रायपुर के जो गुड़ियारी है वहाँ शुक्रवारी बाजार में बहुत बड़ी चोरी हुई है। नवकार ज्वेलर्स है, यहाँ पर लगभग 1.25 करोड़ रुपए की चोरी हुई है बताया जा रहा है। दुकान यहाँ पर चोरों ने सेंधमारी करके दुकान को अपना शिकार बनाया है। और सबसे बड़ी बात, घटना को अंजाम कैसे दिया आपको बताते हैं हम। पहले आप देखिए कि नवकार ज्वेलर्स के ठीक बगल में एक कपड़े की दुकान है। यहाँ पर जो आरोपी कुछ दिन पहले पहुँचे थे, यहाँ के जो मालिक है उनसे इस जगह को दुकान को किराए में इन्होंने मांगा जो ऊपर का हिस्सा है और इन्होंने बिना जांच पड़ताल उन्हें चाबी सौंप दी। उसके बाद इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। तो हम दुकानदार के पास ही चलते जो भवन मालिक है कि कैसे उन्होंने इन्हें झांसे में लिया और छोटी सी गलती जो है वो कैसे भारी पड़ी है, झांसे में कैसे इन्हें लिया था, इनसे ही समझते हैं। पूरा बताएंगे कैसे जो आरोपी हैं वो आए थे, आपको कब मिले, कैसा मिले, क्या कहा। एक बार आए, पहले दिन आए, किराए के बाद दे रहे, किराए से देना है क्या पूछे, बोले हाँ देना है, वोट इसलिए लगा के रखे हैं। बोले मैं उसको बोला आधार कार्ड कुछ दो, एग्रीमेंट कराना है। बोले परसों आएंगे तो कर देंगे, पूरा पैसे देंगे तब करेंगे। इसी तरह से तो दूसरे दिन फिर मेरे पास आए शुक्रवार को, बोले हम लोग होटल में रुके हैं तो किराया ज़्यादा लग रहा है हम लोग का, 1,000 रुपये महीना रोज़ का लग रहा है। तो 2 दिन की बात हम लोग यहाँ रुक जाते हैं। बोले तो
रुक जाते हैं, बोले मेरे को चाबी दे दो, बोले हमारे 2000 मतलब चाबी झूठ बोल के चाबी मांगा आपसे? 2000 रुपये दे, 2000 बच जाएगा हमारा, 2 दिन हम लोग रुक जाएगा, अपने 100 गद्दा बिछा के थोड़े साफ सफाई कर रह जाएंगे। बोले ठीक है, बोले दे दिया उसको चाबी शुक्रवार को। तो शनिवार को कल फिर आया रात को, जब शुक्रवार को पैसा दे के गया, शनिवार को बोले कल से हम लोग शायद काम चालू करेंगे, बोले कल से ऐसे झूठ बोला, बोला काम चालू करेंगे ताकि आप लोग ऊपर न जा करके। तो वैसे बोल के चले गया, शाम को 8:30 बजे कल भी आया था। और रात को यह घटना को अंजाम इन्होंने दे दिया। अच्छा, किसी प्रकार का आईडी कार्ड होगा, एग्रीमेंट होगा, आधार कार्ड, कुछ तो मोबाइल में फ़ोटो खींचा होगा आपने? कुछ इसी में जो कहा है कैमरा इसी में आया टीवी में, बस मेरे पास कुछ नहीं लिया। मेरे को एग्रीमेंट बना हुआ तब दूंगा बोला उसने। बोला आधार कार्ड दो, तो बोला एग्रीमेंट बनाएंगे पूरा पैसा दूंगा तब लाता हूँ बोले। तो देखिए इस तरह उन्होंने इन्हें झांसे में लिया और चाबी ले गए। एक लापरवाही तो हुई है कि पहचान पत्र इसमें कम से कम होना था, फ़ोटो होती, आधार कार्ड होता तो ये घटना शायद ना होती, या उनकी पहचान हो जाती। ऊपर से गए हैं, वो लोहे का गेट उन्होंने काटा है। तो जो दुकान के ओनर हैं उनके पास चलते हैं, पूछते हैं कि कैसे, कितना नुकसान हुआ और किस रास्ते से वो आए थे, कैसे वारदात को अंजाम दिया। तो ये सीढ़ी आप जो देख रहे हैं, यहीं से चोर उतरे होंगे। हम लेकिन जो ओनर हैं पहले उनसे ही समझ लेते हैं कि एक बहुत बड़ी गलती बगल वाले दुकानदार ने की। और वारदात तो आपको कैसा लगता है कि कहाँ से चढ़े, कहाँ उतरे, क्या क्या इस्तेमाल किए, थोड़ा बताएंगे? ऊपर से ही किए हैं, ऊपर पे वो वेल्डिंग करके दरवाज़ा है, उससे गैस वेल्डिंग से गड्ढा करके ऊपर से आए हैं और कैमरे का वायर काटे हैं और DVDR सब पड़ा हुआ है, और उसके बाद नीचे आके तिजोरी का पूरा सामान समेट के चले गए हैं जी। देखिए पूरी दुकान जो है इनकी साफ़ कर दी गई है। चोरों ने यहाँ पर कोई भी सामान नहीं पहुँचा और कितनी फुर्सत से चोरी की है, और एक व्यापारी की गलती दूसरे व्यापारी पर कितनी भारी पड़ी है आपको उसका अंदाज़ा नहीं होगा। हम दिखाते हैं आपको तस्वीरें, आप देखकर खुद चौंक जाएंगे। देखिए कि किस फुर्सत से इन्होंने चोरी की है। तिजोरी है, देखिए आपकी लोहे की मोटी चादर है, कंक्रीट है, इसे काटने में कितना समय लगा होगा सोचिए आप खुद। से बड़ी बात आप देखिए कि इस मोटी चादर को काटने में कितना समय लगा होगा, और बिल्कुल निश्चित बात है कि ये सामान कितना अपने साथ में ले आए होंगे, मगर बाजू वाले दुकानदार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, और व्यापारी को नुकसान कितना हुआ है इन खाली डब्बों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सोने चांदी हीरे के जेवरात थे। फिलहाल जो है लगभग 80 लाख रुपए का कैलकुलेशन हुआ है। बड़ा नुकसान है बहुत छोटी सी गलती के कारण। तो आप लोगों से अपील है कि जो पुलिस के इंस्ट्रक्शन है उसको आप फॉलो कीजिए, किराएदार की जानकारी आप पुलिस को दीजिए, वरना बहुत भारी पड़ेगी है गलती। फिलहाल जो है पुलिस इस मामले में 8 टीमें बनाकर पतासाजी कर रही है। देखते हैं अपराधियों की धरपकड़ कब तक हो पाती है। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। में एक बार फिर से कोरोना सेंटर्स पर सिरिंज की कमी हो गई है। ऐसे में 100 से ज्यादा सेंटर्स पर कोरोना का वैक्सीनेशन बंद हो गया है। जिन केंद्रों को वैक्सीनेशन के लिए खोला गया है वहां 50 से 100 की संख्या में ही वैक्सीन भेजे जा रहे हैं, जो सुबह 9 से 10 बजे तक खत्म हो जा रहे हैं। इस वजह से लोगों को केंद्रों में वापस भेजा जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में सिरिंज की समस्या है, लेकिन ब्लॉक में वैक्सीन और सिरिंज दोनों उपलब्ध है। इधर व्यवस्था के बावजूद लोगों को दूसरे डोज के लिए भटकना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता विनय वर्मा ने केंद्र का जायजा लिया। रायपुर के कई सेंटरों में एक बार फिर से वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया है। बोर्ड लगा दिया गया है, लोगों को जानकारी दी जा रही है वैक्सीन नहीं है, कल सुबह 9 बजे पता करें। ये बताया जा रहा है कि वैक्सीन नहीं होने के कारण से वैक्सीनेशन बंद है, जबकि हकीकत में सिरिंज की समस्या है। हमने बात की है CMHO से, उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में जो वैक्सीन आई थी उसके साथ साथ में जो सिरिंज आई थी वो वैक्सीनेशन के लिए कम पड़ गई है। रायपुर में 12,000 की संख्या में है, लेकिन जो वैक्सीन है उससे कहीं संख्या में है और ये ब्लॉक में बांट दिया गया है। ऐसे में लोग आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने की चाह में और वापस जा रहे हैं। वैक्सीन नहीं लग रही है? जी सर, सुबह आया था तो वैक्सीन नहीं था बोल रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं तो वैक्सीन का ही प्रॉब्लम है। दर दर भटक रहे हैं सर, 2 सेकेंड डोज के लिए वैक्सीन ख़त्म हो गई पूरी छत्तीसगढ़ में। समय पूरा हो गया, अभी आए वैक्सीन लगाने के लिए? नहीं है सर, यहाँ भी वैक्सीन अभी जस्ट आया हूँ मैं पहली बार बताया था कि छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन के साथ साथ में जो सिरिंज है उसकी भी कमी हो रही है। सरकार को इस पर जल्द ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर इस तरह से वैक्सीन की कमी का और सिरिंज की कमी का जो बहाना बनाते रहे, जो जरूर ही छत्तीसगढ़ की जो वैक्सीनेशन है उस पर असर पड़ेगा। कैमरामैन मुकेश दरिया के साथ वर्मा, IBC 24 रायपुर। कोरोना से हुई मौत के बाद परिजनों को मिलने वाले मुआवजे को लेकर जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। इसमें कोमॉर्बिडिटी से मृतकों के परिजनों के भी आवेदन कर सकेंगे। दोनों वर्ग के लिए आवेदन का फॉर्म निगम के हर जोन कार्यालय में मिलेगा, जिसे
रायपुर सीएमएचओ कार्यालय में जमा करना होगा। जिनकी मृत्यु कोरोना पॉजिटिव आने के 30 दिनों के अंदर हुई होगी, उनके आवेदन स्वीकार होंगे। आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र और आधार कार्ड संलग्न करना होगा। एक समिति आवेदन की जांच करेगी। डेथ सर्टिफिकेट में दिए नंबर को जारी करने वाली संस्था से वेरीफाई भी करवाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने कोरोना से मृतक परिजनों को 50,000 रुपए मुआवजे की राशि तय की है। रायपुर रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी लाल रंग की कार में एक लाश मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर पुलिस को सूचना दी। मृतक का नाम संतोष कुमार बताया जा रहा है, जो मंत्रालय में पदस्थ है। संतोष का शव जिस कार में मिला, इस पर भारत सरकार लिखा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ये कार स्टेशन परिसर में सुबह आई थी, जिसमें संतोष के अलावा 3 अन्य लोग भी सवार थे, जो कार रुकने के बाद उसे छोड़कर चले गए। बताया जा रहा है कि तीनों नशे में थे। फिलहाल पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है। और रायपुर में अग्रवाल सभा और अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन छत्तीसगढ़ में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों मरीजों को निःशुल्क शुगर और स्किन जांच कर उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी गई है। इस दौरान ब्लड डोनेशन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जहां लोगों ने रक्तदान करके मानवता की मिसाल पेश की है। रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से लगभग 100 यूनिट ब्लड इकट्ठा किया गया। आयोजकों ने बताया कि हर साल मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाता है, ताकि लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। इसलिए एक छोटा सा प्रोग्राम हर साल जो करते हैं, वो मेडिकल कैंप लगाया हमने, उसका प्रोग्राम है, ये हो रहा है। इसमें समाज सबको साथ लेके चलता है। अग्रवाल समाज का ही नहीं है, हर समाज के कोई भी समाज आए, सबकी सेवा करने को तैयार रहता है, पीछे हटता नहीं है। त्वचा रोग की भी आज गंभीर समस्या है, आज के पर्यावरण को देखते हुए आज महसूस की गई थी, जिसका भी यहाँ पे संपूर्ण लाभ उठा रहे हैं। हमारे द्वारा यह सेवा जो है प्रतिवर्ष की जाती है। ये 5वां साल है हमारा। अग्रसेन जयंती हमारी आती है, उसी अवसर पर की जाती है। इस बार हमारी अग्रसेन जयंती 7 अक्टूबर को है, उसी के अंतर्गत यह सेवा हमारे द्वारा प्रदान की जा रही है। गोबरा नवापारा में 2.25 करोड़ की लागत से बना शहीद भगत सिंह जिम 3 साल बाद भी नहीं खुल सका है, जो बिना खुले ही खंडर में तब्दील हो रहा है। जिम के अंदर 40 लाख रुपए की हाई प्रोफाइल मशीनें हैं, लेकिन बिना उपयोग की मशीनें जंग खाने लगी है। नगर निगम ने जिम को 2.5 साल पहले प्रति महीने 11,000 से ज़्यादा किराए की दर पर ठेके में दिया था, लेकिन ठेकेदारों ने जिम में कुछ कमियां बताते हुए हैंडओवर लिया ही नहीं। सोशल मीडिया पर मुद्दा उठाने पर नगरपालिका ने जिम को सफाई करवाने के नाम पर खुलवाया। जिम खुलने पर पता चला कि एक कमरे की सीलिंग में लगा प्लास्टर और तमाम चीज़ें वहां ख़राब होने लगी हैं। वहीं जिम के बाहर बनाई गई नाली भी पूरी तरह धंस चुकी है। हमारे पार्षद साथियों से, अधिकारियों से चर्चा हुई है, और चूंकि 2 साल का किराया उनके द्वारा जमा नहीं किया गया है, हम आने वाली परिषद में उसे निरस्त करने जा रहे हैं और एक नया टेंडर निकाल के नगर के युवाओं को वह जिम सौंप देंगे। राजनांदगांव जिले में नक्सल प्रभावित क्षेत्र मोहला के राजा डेरा के जंगल में हाथियों का झुंड डेरा डाले हुए है, और इस वजह से यहाँ के निवासी खासकर किसान अपनी फसल को लेकर चिंतित हैं। पिछले 6 दिनों से एक ही एरिया में उनकी मौजूदगी की वजह से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीण रात के वक्त सजग रहते हैं, तो वहीं दिन में खेतों में काम करने जाने के लिए भी उन्हें परेशानी हो रही है। हाथियों के झुंड में लगभग 5 बच्चे भी हैं, जिनमें से एक नवजात है, जिनकी सुरक्षा को लेकर झुंड काफी सजग रहता है। सूचना पाकर क्षेत्र के विधायक वहां पहुंचे और उन्होंने सरकार के साथ होने की बात कही। सबसे पहली वन समिति तो राजा डेरा गांव में हम लोग 2 दिन से आ रहे हैं, लगातार 2-3 दिन से, और लगातार मैं संपर्क में हूं। इन लोगों के कोई भी परेशानी होती है तो इनका समाधान करने का प्रयास करूंगा, और आगे भी जब तक नहीं जाते तब तक के हम सभी लोग इसको निदान करने का प्रयास करेंगे। 75 दिनों तक चलने वाले बस्तर के विश्व प्रसिद्ध दशहरा की रस्मों में इस साल भी कोरोना का प्रभाव देखने को मिलेगा। जिला प्रशासन ने दशहरा के लिए विशेष गाइडलाइन भी जारी की है। साथ ही संभाग के अन्य जिला कलेक्टरों को इस गाइडलाइन का पालन कराने के लिए पत्र में लिखा है। केवल समिति के लोग ही उपस्थित रह सकेंगे रस्मों के लिए। वैक्सीन की डोज ले चुके लोगों को ही इन
तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति मिलेगी। हर साल की तरह इस बार भी 4 पहियों का रथ तैयार किया जा रहा है, लेकिन परंपरागत रस्मों के अलावा गैर परंपरागत मेले और अन्य किसी भी प्रकार के आयोजन का फिलहाल प्रशासन ने यहाँ उसका आदेश नहीं दिया है। जिला प्रशासन ने बाकी कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा रखी है। शहरा में सभी परंपरागत जो रस्में हैं उसका पालन करते हुए, लेकिन साथ में कोविड की सारी गाइडलाइंस का पालन करना हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। इसीलिए जो गैर परंपरागत जिस प्रकार के इवेंट्स कई बार दशहरा में होते थे उनमें कटौती की गई है और सिर्फ परंपरा से संबंधित जो रिचुअल्स हैं उसी को हम लोग करा रहे हैं। कि जो भी आगंतुक आते हैं यहाँ पे, सेवादार, मांझी, चालकी जो भी आते हैं, वो अनिवार्य रहता है कम से कम टीकाकरण, कोविड का टीकाकरण किए रहें। जो लोग नहीं कर पाए हैं वो कम से कम इस अवधि में एक टीकाकरण कम से कम एक डोज कम से कम टीका लगा के आए यहाँ पे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।